पहले का समय क्या ही समय था जिसमें बच्चे फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते थे और इन्जॉय तो इतना करते थे कि पूछो मत। जब मैं छोटी होती थी तो हम यही गेम्स खेलते थे। किन किन बच्चों को ये गेम्स पता है? क्या पता है आपको? इसको पिट्ठू कहते हैं। जब मैं छोटी होती थी तो हम इतने ज़ोर से, जैसे आपको इस थंबनेल में दिख रहा है ना, एक बच्ची बॉल मार रही है और एक बच्ची इन पत्थरों के पास में बैठे रहते थे। तो ये गेम ऐसी ही होती थी, हम लोग ऐसे ही खेलते थे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आजकल के बच्चे हैं वो सिर्फ फ़ोन में ही लगे रहते हैं। फ़ोन इतना यूज़ करते रहते हैं, उसका बेनिफिट भी कुछ नहीं, पूरी उनका माइंड भी उसी में ही, पूरी मेंटली हेल्थ भी जा रही है, ना फिज़िकल एक्टिविटीज़ हो रही है। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है कि आप लोग फ़ोन का यूज़ कम से कम करो। जैसे हम लोग कहते खेलते थे ना पहले कि फुटबॉल खेलो, पिट्ठू खेलो, कड़ोको खेलो, बहुत सारी ऐसी गेम्स होती थी। छोटे छोटे पत्थरों को हम फेंक फेंक के खेलते थे। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि आप पार्क में जाओ, पार्क में अच्छी अच्छी गेम्स खेलो, फ़ोन को छोड़ के। इसमें कोई कुछ भी नहीं है, फ़ोन में सिर्फ टाइम वेस्ट है और कुछ भी नहीं है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। आज 13 मई 2026 है। आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर। मैंने आपको क्यों कहा है, क्योंकि आज जो हमारा चैप्टर है वो इसी से ही रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम जितनी ज़्यादा ब्रीथ करते हैं उतना ही हमारी बॉडी का जो फंक्शन है वो अच्छे से करता है। अगर आप फ़ोन के पास बैठोगे तो आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बिल्कुल भी सही से हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अच्छे से बाहर फिज़िकल एक बार देखना मेरे कहने से, आप अच्छे से बाहर खेल के आओ। ऐसी गेम्स खेलो जो औरों को भी लॉस ना करे। कई बच्चे क्या करते हैं, फुटबॉल ले जाते हैं और इतने ज़ोर ज़ोर से पार्क में खेलेंगे, और जो वहाँ पे कोई भी बच्चे, छोटे बच्चे होंगे या फिर बड़े बच्चे, जो बड़े बुज़ुर्ग होंगे या लेडीज़ होंगी जो बच्चे अपने छोटे बच्चों को लेके आए होंगे, तो वो बैठ ही नहीं पाएंगे। तो आपने ऐसी गेम्स नहीं खेलनी है, फुटबॉल नहीं खेलना। फुटबॉल खेलना है तो आपने ऐसे प्लेग्राउंड में जाना है जहाँ पे बाकी लोग ना हो, जहाँ पे बच्चे, छोटे बच्चे ना हो और बड़े बुज़ुर्ग ना हो, ठीक है। तो अगर आप बाहर एक्टिविटीज़ कर लेते हो, बहुत सारी फ़िज़िकल एक्टिविटी आप कोई भी गेम्स में खेल लेते हो, दौड़ते हो या कुछ भी करते हो, तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छे से चलता है, ठीक है। तो आज यही हम करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको देख लेते हैं। चलो चैप्टर शुरू करने से पहले एक एक्टिविटी शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप मेरे साथ करना। आप सबको अनुलोम विलोम आता होगा, तो चलो हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। ये मैंने 2 फिंगर को यहाँ रखा, एक जो ये मेरा थंब है इसको मैंने इस नोज़ पे रखा, इस नेज़ल पे रखा, दूसरे वाली इस वाली फिंगर को इस नेज़ल पे रखा, ऐसे, ठीक है। जो हमारा लेफ़्ट है उससे स्टार्ट करना है। पहले स्लोली स्लोली आईज़ क्लोज करके इनहेल किया, फिर थोड़ा रोका, फिर दूसरे नेज़ल से एक्सहेल किया, फिर इसी से ही इनहेल करना है, फिर थोड़ी देर रोकना है, फिर इस वाले नेज़ल से थ्रू आउट करनी है एयर। तो ऐसे ही हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यहीं से स्टार्ट होती है। इसको पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड एक्सहेल स्लोली। जो हमने एक्टिविटी की वही डीप ब्रीथ लेनी है, स्लोली स्लोली उसको एक्सहेल करना है। हैव यू एवर थॉट अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट द एयर वी ब्रीथ इज़ फॉर आवर सर्वाइवल। कभी आपने सोचा है कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो एयर हमारे सर्वाइवल के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? सबको पता है अगर नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे, लेकिन कैसे ऑक्सीजन जो है या कैसे एयर जो है वो वर्क करती है, आज हम वही देखेंगे। आवर बॉडीज़ नीड ऑक्सीजन टू क्रिएट एनर्जी। देखो, मुझे तो पता नहीं था कि जो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं वो क्या करती है, एनर्जी को क्रिएट करती है। कैसे करती है वो हम देखेंगे आज। विच इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ ऑलवेज। हम जानते हैं कि जो भी हम इनहेल करते हैं एयर वो हमारी लाइफ के लिए नेसेसरी होती है। द सेट ऑफ ऑर्गन्स नोन एज द रेस्पिरेटरी सिस्टम एड्स इन आवर एबिलिटी टू ब्रीथ एंड ऑब्टेन द ऑक्सीजन वी रिक्वायर। जो भी हम ब्रीथ करते हैं एयर को,
वो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प भी करती है, ठीक है। सो लेट अस बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़। तो देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। सेवरल ऑर्गन्स मेक अप द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम सोचते हैं कि एक सिर्फ हमारा नोज़ जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में वर्क करता होगा, फंक्शन करता होगा, लेकिन इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स काम करते हैं। देखेंगे वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और उनका फंक्शन क्या क्या है। विच फंक्शंस एज अ यूनिट टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। हमको पता है कि हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन करते हैं और जो बाहर हम थ्रू आउट करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि वो वेस्ट है, वो हम लोगों के बॉडी में यूज़ की चीज़ नहीं है, ठीक है। दीज ऑर्गन्स इंक्लूड दी डायफ्रागम, ट्रैचिया, लंग्स, नोज एंड माउथ। जो ऑर्गन्स इसमें इंक्लूड है, एक तो है डायफ्रागम, ट्रैचिया, लंग्स, नोज एंड माउथ। अब ये देख लेते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ये भी देखो, आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, ये भी अनुलोम विलोम ही कर रही हैं कि कैसे हमें करना चाहिए, ब्रीथ करना चाहिए, ठीक है। थ्रू द नोज and mouth, air enters the body. Air enters through our mouth or nose and travel through the trachea. तो सबसे पहले हम नोज से या माउथ से एयर को एंटर करते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है। एयर एंटर्स थ्रू आवर माउथ और नोज एंड ट्रेवल थ्रू दी ट्रैचिया। तो पहले आपको ट्रैचिया पता होना चाहिए, फिर ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हम बात किस चीज़ की कर रही हैं। तो चलो पहले इतना पढ़ लेते हैं कि है क्या। जैसे हमने नोज़ से ब्रीथ किया या माउथ से ब्रीथ किया, उसके बाद ट्रैचिया में जो एयर है वो ट्रैवल करेगी। ट्रैचिया ये होती है, मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ तो आपको समझ आएगा। अब यहाँ देखो, जो ये आपको दिख रहा है, ये ऐसे 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 दिख रहा है, ये ट्रैचिया है और ये रिब्स है, ये ठीक है, ये रिब्स है। लंग्स इसके अंदर है, जो रिब्स के अंदर दिख रहा है आपको, ये लंग्स है, ये लंग है। और आपके काम की जो चीज़ है और वो ये डायफ्रागम है। ये यहाँ पे ऐसे ये पैराशूट टाइप का होता है, ठीक है। आपको मैं ये क्लोज दिखाती हूँ कि ये कैसे होता है। ये देखो, ये इस शेप का होता है, जैसे पैराशूट होता है ना, एक जैसे पैराशूट होता है वैसे ही यहाँ पे आपको ये रियल है, ये है ना, ये रियल है। ये रिब्स दिख रही हैं आपको, ये वाली, इसके अंदर जो होता है वो लंग्स होते हैं। और जो ये यहाँ पे दिख रहा है, ये पैराशूट टाइप का जो है ये डायफ्रागम होता है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया हम किसकी बात कर रहे हैं। ट्रैचिया जो यहाँ से ये थी, ठीक है, ये ट्रैचिया ये है जो दिख रही है आपको, इसकी बात कर रहे हैं, ये ट्रैचिया है। तो उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। डायफ्रागम आपको लग गया पता, सबसे नीचे है, ठीक। तो ये बोल रहा है कि सबसे पहले जो एयर है वो हमारे नोज़ या माउथ से होते हुए इस ट्रैचिया में जाएगी, ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। अब जो ट्रैचिया है इसको हम विंड पाइप ही कहते हैं, साथ साथ में लर्न भी करते चलना है, ठीक है। तो ट्रैचिया ये है, सबसे पहले एयर नोज़ में, फिर माउथ में, फिर ट्रैचिया। ट्रैचिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। एज वी इनहेल, ये पिक्चर में दिया हुआ है, ठीक है। आवर नोज, माउथ एंड लंग्स आर ऑल कनेक्टेड बाय अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड दी ट्रैचिया। जो मैंने आपको दिखाई, आपको लग गया पता। जो उसमें नोज़, इसमें ये पिक्चर नहीं दिखाई है, वही है। तो आपको मैंने ये दिखाया पहले कि जो हमारा नोज़ है, माउथ है और लंग्स है, वो एक पाइप से जुड़े होते हैं, जो ये है जिसको हम ट्रैचिया कहते हैं, ठीक है। फीचर्स ऑफ रेस्पिरेशन, फीचर्स क्या क्या हैं। प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो हर बच्चे को पता होता है कि जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे काम की चीज़ नहीं है, ठीक है।
इन्वॉल्व्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूडिंग द लंग्स एंड डायफ्राग्राम। तो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स यूज़ होते हैं, लंग्स होते हैं, डायफ्राग्राम होती हैं। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू सेल वेयर इट रिएक्ट्स विद ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो जब ऑक्सीजन हमारे नोज से जाते हुए ट्रैचिया में जाती है तो ट्रैचिया से होते होते वो हमारे ब्लड सेल्स में मिल जाती है। अब आपको याद होगा जब हमने सेल पढ़ा था कितने अच्छे तरीके से हमने सेल के चैप्टर को किया था, ठीक है। सेल थे जो छोटे छोटे, आपको पता ही होगा जो सबसे छोटी यूनिट है हमारी लाइफ की वो क्या है, सेल ही कहते हैं। ऑक्सीजन इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू सेल। तो जो ऑक्सीजन को हमने इनहेल किया वो चलते चलते ट्रैवल करते करते हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है। ब्लड में जो सेल होते हैं उसके साथ में वो मिक्स हो जाती है। अगर आपने पहली वीडियोस मेरी बहुत अच्छे से देखी होगी तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि सेल क्या होते हैं। सेल हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है। जैसे एक घर बनाते हैं हम तो उसमें छोटी छोटी ब्रिक्स जो ईंटें लगती हैं, अगर हम ईंटें नहीं लगाएंगे तो हमारा घर तैयार नहीं होगा। वैसे ही अगर हमारी बॉडी में छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमारी पूरी बॉडी की ऑर्गन से हमारा पूरा स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इतना पता चल गया आपको कि सेल्स में जो ब्लड में सेल्स प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन वहाँ ट्रांसपोर्ट होती है वेयर इट रिएक्ट्स विद ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब जब ऑक्सीजन सेल में जाती है तो वहाँ पे पहले ही ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज कहाँ से आता है, जो खाना हम खाते हैं उसी से वो ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज के साथ में जब ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, मिक्स होती है, तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जो भी हम काम करते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें हम एनर्जी को लगाते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू एक्सहेलिंग। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो या कुछ और भी हो, तो वो हम बाहर अपनी बॉडी से एक्सहेल करके निकाल देते हैं, ठीक है। अब है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकेंड है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? एरोबिक respiration is a common type of respiration that requires oxygen। अब आपने ये बड़े ध्यान से सुनना है, एग्ज़ाम में आता है, इम्पॉर्टेंट है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है रेस्पिरेशन के लिए। इसमें अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये प्रोसेस होगी ही नहीं, हमारी बॉडी में ही होती है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है। इट ऑकर्स इन सेल and convert glucose and oxygen into energy, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, एक मैं आपको इक्वेशन बताती हूँ उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम के एरोबिक को समझने के से पहले हम ये देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा और आपको बिल्कुल याद भी रहेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारी बॉडी का सेल है, पढ़ा था ना हमने, अगर आपको याद होगा, और अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी होंगी। तो ये हमारी बॉडी का सेल था, ठीक है। ये इसके बीच में न्यूक्लियस के ये साइड में जो ये दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ये माइटोकॉन्ड्रिया था, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म क्या था? साइटोप्लाज्म लिक्विड था, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन थी जो बाहर की है, इसके लेयर्स ही होती है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जो ये है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का देखेंगे, ठीक है। ये देख लिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल है, सेल के अंदर ही ये है ना माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये देखो ग्लूकोज पहले से ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये ग्लूकोज पहले से ही प्रेजेंट होता है। जब जैसे ही ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है ये ग्लूकोज, तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, देखो, इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, और उन दोनों को मिला के क्या बन जाती है? एनर्जी। दोबारा से देख लो, जो हमारे जो हम खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। जो ग्लूकोज होता है वो कहाँ होता है? हमारी बॉडी के सेल के अंदर,
ठीक है, ये सेल है, सेल के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। जैसे ही हमने इनहेल किया ऑक्सीजन के साथ में ग्लूकोज ने मिलके क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी हम एक्सेल कर देते हैं, वाटर भी हम थ्रू आउट कर देते हैं, एनर्जी जब हमें ज़रूरत होती है तो एनर्जी यूज़ हो जाती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। जो ये लाइन थी, इट ऑकर्स इन सेल्स, सेल्स में प्रेजेंट होती है ग्लूकोज एंड कन्वर्ट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इनटू एनर्जी। तो जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल गए तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी और वाटर उसमें से निकलेगा। ठीक है, ये समझ आया आपको प्रोसेस। दिस प्रोसेस ऑकर्स इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था ना, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो राजमा के टाइप का होता है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारी प्रोसेस कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। एंड सर्व्स एज द मेन एनर्जी सोर्स फॉर ऑर्गेनिज्म। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मेन सोर्स है, वहीं से ही सारी एनर्जी बनती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू आउट द डे एंड नाइट। और जो ये एनर्जी बनने की प्रोसेस है ये दिन रात चलती रहती है हमारे सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो ये इक्वेशन दिख रही है आपको, जो मैंने आपको बताया भी वही है जो फूड हम खाते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है आपने। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। जब आप एग्ज़ाम में या टेस्ट में बैठते हो तो आपके माइंड में एकदम से स्टक कर जाए कि यस ये तो मैंने पढ़ा हुआ है और बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो हम फूड खाते हैं वो जब ऑक्सीजन के साथ में मिल जाता है तो हमारी बॉडी में क्या निकलता है, एनर्जी बनती है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हम सोचते हैं ना कि हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल किया, कैसे, तो ये वही प्रोसेस है। ठीक है, जैसे ही हम खाना खाते हैं उसमें एक ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो हम कहते हैं ना कि शुगर बढ़ गई, किसी की आपने सुना होगा अपनी दादी के से, दादू से कि मेरे तो बीपी बढ़ गया, मेरा शुगर बढ़ गया, कहते हैं ना। तो वो शुगर जब बढ़ जाती है तो वो फूड में ही प्रेजेंट होता है, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज अगर बढ़ जाती है तो हाई शुगर हो गया, कम हो जाती है तो कम शुगर हो जाता है। तो वही फूड जब हम खाते हैं तो वो हम जो इनहेल कर रहे हैं उस ऑक्सीजन के साथ में मिलके एनर्जी पैदा होती है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जिसको हम एक्सेल करते हैं। हमें तो पता भी नहीं चलता कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो ये प्रोसेस यही है। ठीक है, अब ये अगली एक्टिविटी है, उसको मैं आपको समझा के करती हूँ कि क्या है। तो आप में से मिरर किस किस ने देखा है बताओ ज़रा। सभी देखते हैं रोज़, कोई बच्चे तो सुबह उठते ही मिरर देख लेते हैं। सबसे पहले आप ब्रश करते हो, ठीक है, तो मिरर ही हम देखते हैं। तो मिरर में आपने क्या करना, जब आप कल उठोगे तो आपने ब्रश करके उस पर, जैसे ये बच्ची फूंक मार रही है ना से हाँ करके, ऐसे ही आपने एक मिरर पे भाप छोड़ देना है। तो भाप जब आप छोड़ोगे ना तो वहाँ पे आपने देखा भी होगा कई बच्चे खेलते खेलते करते भी हैं, हाँ करते हैं। ठंड में तो बहुत ज़्यादा ही रहता है। तो जब हम किसी भी मिरर के ऊपर में ऐसे अपनी फूंक छोड़ते हैं ना मुँह की ऐसे हाँ करके, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे वेपर्स इकट्ठे हो जाते हैं, या धुआं या भाप सा दिखता है ना, तो उसको वेपर्स कहते हैं। तो जब हम अपनी मुंह से हवा बाहर फेंकते हैं तो जहाँ पे हमने फेंकी तो वहाँ पे क्या होता है, वेपर्स आ जाती हैं। तो ये एक्टिविटी यही बताती है कि जो हमारी ऑक्सीजन होती है उसमें वेपर्स होते हैं। तो हम इस एक्टिविटी के थ्रू वो देख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो लिखा है डू इट योरसेल्फ टू ऑब्जर्व वाटर वेपर्स इन द एयर वी ब्रीथ आउट। ठीक है, जो हम ब्रीथ आउट करते हैं, ब्रीथ ऑन टू अ क्लीन मिरर, दैट इज़ यही प्रोसेस दी है बस, कि जो फॉगी सा बन जाता है या वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती है, वो फॉर्म करता है कि जो हम एयर को ब्रीथ करते हैं उसमें भी वाटर वेपर्स होते हैं। ठीक है, फिर अब है ये भी बहुत ध्यान से समझना। आप अगर ध्यान से वीडियोस देखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आप खुद पढ़ोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो अब ये इसमें एरोबिक जो रेस्पिरेशन है और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसको समझाया हुआ है। ये मैं आपको बाद में समझाती हूँ, पहले नीचे वाला एनारोबिक्स रेस्पिरेशन पढ़ लेते हैं। उससे पहले इसमें देखो लिखा हुआ है कि एन एवरेज पर्सन टेक्स अराउंड 20,000
ब्रीथ्स पर डे। देख लो, हमें पता भी नहीं चलता है, हम जो एक एवरेज पर्सन होता है वो 20,000 ब्रीथ लेता है। जैसे हम लेते हैं ना, ऐसे ऐसे करके हम एक दिन में 20,000 कितनी होती है 20,000 ब्रीथ्स लेते हैं। क्वेश्चन में आ सकता है, आप पूछ सकते हैं कि एक एवरेज पर्सन कितनी ब्रीथ लेता है, तो वो 20,000 लेता है। अब देख लेते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स विदाउट ऑक्सीजन। इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, जो एरोबिक था उसमें हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा नीड होती है, जो एनएरोबिक होता है उसमें हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत या तो होगी नहीं, अगर होती है तो बहुत कम लगती है। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, एरोबिक में ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है, एनएरोबिक में नहीं होती है। ठीक है, ऑकर्स विदाउट ऑक्सीजन व्हेन द बॉडी नीड्स क्विकली एनर्जी बट लैक सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई। ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेस होती है। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। अभी आपने ये देखी थी ना, एक इक्वेशन मैंने डायग्राम दिखाया था जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलके एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को फॉर्म करता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ग्लूकोज के साथ में जब ऑक्सीजन थोड़ी बहुत ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, रिजल्टिंग इन लैक्टिक एसिड और इथेनॉल एज बाय प्रोडक्ट। तो इसमें क्या निकलते हैं, लैक्टिक एसिड एंड इथेनॉल। आपको बस इतना ही याद रखना है कि एरोबिक में ऑक्सीजन होगी, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की कम या फिर ये नहीं होगी, है ना, ऑक्सीजन की यूज़ नहीं होगी। तो एंड इट इज़ लेस एफिशिएंट देन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये देख लो ऊपर केमिकल एनर्जी, इसको भी मैं एक आपको डायग्राम से ही समझा लेती हूँ। अब जो ये साइकिल है इसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। बड़े ध्यान से समझना है तभी आपको ये समझ आएगा, अदरवाइज़ आपको ये समझ आएगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, इस साइकिल को हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल्स। समझ आ गया? ठीक है, तो ये एक्चुअल है क्या क्रेब्स साइकिल्स। आपको ये पीछे पिंक कलर का दिख रहा है ना, ये हमारे सेल के अंदर जो माइक्रोकॉन्ड्रिया है ना, वो राजमा के टाइप के, जो आप खाते हो राजमा, उस टाइप का मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो ये माइट्रोकॉन्ड्रिया है। माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर ही मैंने बताया कि जो भी हमारी प्रोसेस होती है, ये इनहेल एक्सेल की जो ये एनर्जी बनती है, ये इसी के अंदर होती है। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि कैसे होती है। क्रेब्स साइकिल कहते हैं इसको। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उससे ग्लूकोलाइसिस एक निकलता है, तो ग्लूकोज में ही एक प्यूरोविक एसिड होता है। ठीक है, तो वो जब एंटर करता है कहाँ पे, ये हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन वहाँ पे आएगी, तो इसमें जो रिएक्शन होगी, ठीक है, रिएक्शन कैसे होगी, ये है ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन बाहर से आ रही है, और जो यहाँ पे ग्लूकोज पहले से ही प्रेजेंट था उसमें ये पायरोविक एसिड है। ठीक है, जब ये ऑक्सीजन के साथ में मिल जाएगी तो उसमें से बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। ठीक है, जो एनर्जी निकलेगी वो है ये 2 ATP और 36 ATP। ये समझ लो ये क्या है, 2 ATP है ये एनएरोबिक में। हमने पढ़ा था ना कि एनएरोबिक में जो है वो ऑक्सीजन बहुत कम लगती है, जहाँ पे एनर्जी कम लगेगी तो वहाँ पे एनर्जी निकलेगी भी बहुत कम। ठीक है, तो ये बहुत कम ऑक्सीजन इसमें लगी तो उसमें से एनर्जी बहुत कम निकली। कितनी निकलेगी, 2 ATP। आपने ये बस याद रखना है कि 2 ATP क्या है, ये एनर्जी है ये। ठीक है, और जो ये है एरोबिक वाला, एरोबिक में बहुत सारी ऑक्सीजन लगेगी तो उसमें से 36 ATP जैसे रुपये होते हैं ना, हमारे पास रुपीज़ होते हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, वैसे ही। ठीक है, ये 36 एनर्जी है ये। ठीक है, एक्चुअली ये क्या है, एनर्जी है ये, बस आपने ये ध्यान रखना है। 2 ATP इतनी सी एनर्जी निकली, ये एनएरोबिक में निकलेगी जब ये ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन और ग्लूकोज के बीच में जब रिएक्शन होगी। ठीक है,
और जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगी उसमें 36 एटीपी एनर्जी निकलेगी। अब ये जो 36 एटीपी है ये ही सबको एनर्जी पूरी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। हमारी पूरी बॉडी में सेल्स हैं, हर सेल में ये प्रोसेस होती रहेगी, ठीक है। तो देखो एक टाइम में वहाँ पे 36 एटीपी जनरेट होगी एनर्जी और ये पूरे बॉडी में सप्लाई करेगी, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, ठीक है। इतना समझ आया? तो जो आपको ये पैराशूट टाइप का जो दिख रहा है ये डायफ्राम है, डायफ्राम, ठीक है। ये देखो ये ट्रैचिया है, ऊपर से आ रही है, ठीक है। ट्रैचिया के नीचे ये डायफ्राम होता है। इसके बारे में हम देखते हैं कि इसका वर्क क्या क्या है, ठीक है। तो उसका फंक्शन क्या है? टू हेल्प अस ब्रीथ बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। जैसे ही हम ब्रीथ करते हैं तो हमारी लंग्स को ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है और हम लोगों को रिलैक्स कर देता है, ठीक है। टू एनलार्ज दी चेस्ट कैविटीज़ वॉल्यूम व्हेन इनहेलिंग। जैसे ही हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर जाने के लिए ये उसको फुला देता है, चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम को ये बढ़ा देता है, ठीक है। टू डिक्रीज़ द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। जैसे ही हम एक्सहेल करते हैं तो उसको वो कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, उसको डिक्रीज़ कर देता है, जो चेस्ट की कैविटी होती है। स्पेस ऐसे कर लो, सपोज करते हो आप, जैसे हम बैलून्स को फुलाते हैं, जैसे हमने उसमें फूंक मारी तो उसमें इनहेल किया, जैसे ही इनहेल करते हैं तो जो बैलून है वो फूल जाता है। वैसे ही हमारा लंग भी है, लंग भी वैसे फूल जाता है। जैसे ही उसमें से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, हवा बाहर निकलती है बैलून से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो लंग्स का काम भी यही है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करते हैं। और इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है। चैप्टर मुश्किल है ये, अगर आप सही से अच्छे से पढ़ते चलोगे, साथ साथ में लर्न करते चलोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एंड में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप एकदम से आंसर दे दोगे। अगर आप सही से नहीं पढ़ोगे, अगर आप सोचोगे कि मैं क्वेश्चन आंसर ही लर्न कर लेता हूँ, क्वेश्चन आंसर ही देख लूँगा, तो आपको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो सिर्फ आपको रटना ही पड़ेगा। अगर आपको अच्छी नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ बने रहना वीडियोस में। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय।